आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लूप्स के बारे में। आज का सेशन या तो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है या फिर आपको आज का सेशन बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जब पहली बार लूप्स पढ़े थे तो मुझे पहली बार में बिल्कुल भी समझ में नहीं आए थे, और इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है और ये दूसरे टॉपिक्स के कंपैरिजन में सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं हमेशा की तरह। हमारा ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिंट 1 2 3 4 5 डिजिट बाय डिजिट। मतलब कि 1 पहले एक बार प्रिंट करना है, 2 एक बार, 3 एक बार, 4 एक बार, 5 एक बार, ऐसे प्रिंट करना है। पूरा 1 2 3 4 5 एक साथ प्रिंट नहीं करना है, ये इसकी कंडीशन है, डिजिट बाय डिजिट। तो अब इसके लिए डायरेक्ट हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। मैं stdio.h को अभी यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप, चलो मैं कर देता हूँ, आप ऐसा का ऐसे ही लिख लीजिए, इंक्लूड stdio.h। सबसे पहले हमको एक वेरिएबल लगेगा, इस वेरिएबल का नाम हम ले लेते हैं नंबर। नंबर को सबसे पहले हम असाइन कर देते हैं 0। उसके बाद में हम लिखते हैं नंबर प्लस प्लस। मैंने आपको याद हो तो ऑपरेटर के टाइम बताया था, x प्लस प्लस का मतलब होता है x इक्वल टू एक्स प्लस 1। मतलब उसकी जो भी वैल्यू है उसको 1 से बढ़ा देना। इस पर्टिकुलर कंडीशन को चलाते टाइम कंप्यूटर पहले ये कैलकुलेट करेगा और उसके बाद इसको x की जगह पर रख देगा। फॉर एग्जांपल अभी x की वैल्यू 3 है, और अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है एक्स प्लस प्लस का मतलब ही होता है x इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो अभी की जो वैल्यू है वो 3 रखेगा और यहाँ पर 1 रख देगा, 4 कैलकुलेट करेगा और 4 को x की जगह पर रख देगा। तो जो x की वैल्यू रैम में 3 सेट थी वो अब कट के 4 सेट हो जाएगी। उसके बाद में हम printf से प्रिंट करवा देंगे %d बैकस्लैश n, सॉरी बैकस्लैश n नहीं आएगा क्योंकि हमें डायरेक्ट प्रिंट करना है, कॉमा नंबर। अब 1 प्रिंट हो चुका है, उसके बाद में वापस से उसको 1 से बढ़ा देते हैं, वापस प्रिंट करा देते हैं। अभी 2 प्रिंट हो गया, अब 3 4 5 बचे हैं, तो ये हमने पहले 3 बना लिया। ये आप ऐसा का ऐसा स्टेटमेंट लिख लीजिएगा पूरा। उसके बाद में ये 4 बना लिया। उसके बाद में ये वाला स्टेटमेंट printf वाला ऐसा का ऐसा पूरा ऐसा सेम बार बार लिखना है आपको। उसके बाद में ये नंबर प्लस प्लस से अब 5 बना लिया और printf %d नंबर। तो आप चाहें तो यहाँ से कॉपी मत कीजिए, मैं आपको टाइप करके बताता हूँ, आप वहाँ से कॉपी कर लेना। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पुरानी फाइल्स को डिलीट कर दूंगा। उसके बाद में नई फाइल हम आज बनाएंगे test.c। ये हमने ले लिया हमारा नंबर, या तो नंबर की जगह आप चाहे तो x ले सकते हैं, उससे आपको थोड़ा सा लिखना कम पड़ेगा बार बार, क्योंकि बार बार नंबर लिखना पड़ेगा इस कोड में। सबसे पहले हमने x की वैल्यू 0 सेट कर दी। उसके बाद में x प्लस प्लस और फिर प्रिंट कराई वैल्यू %d, x। उसके बाद में मैं पहले एक बार रिटर्न 0 लिख देता हूँ, क्योंकि रिटर्न 0 हमेशा स्टार्टिंग में ही लिखना चाहिए। उसके बाद में इससे 1 की वैल्यू प्रिंट होगी। इससे 2 प्रिंट हो जाएगा, इससे 3, इससे 4 और इससे 5। आपको पूरा प्रोग्राम ही लिखना है।
पहले 0 सेट होगी, फिर यहाँ से 1 सेट हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 3 4 और 5, बिल्कुल परफेक्ट है। ये 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। अभी तक हमारा प्रोग्राम बढ़िया है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप देखेंगे कि इस वाले पर्टिकुलर कोड में ये जो 2 लाइन्स हैं ये बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। अभी तो हमने इनको सिर्फ 5 बार लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में ऐसा ऑब्जेक्टिव आए, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिंट 1 2 3 4 5 6 अप टू 1000। ये हमें जब तक करना है जब तक 1000 नंबर नहीं आ जाए, सारे 7 8 9 10 11 12, ये हमको 1000 तक करना है। तो अब हम ये 2 लाइंस को मिला के 1000 बार तो लिख नहीं सकते। आप सोच रहे अगर कि कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हम तो टेक्स्ट एडिटर में यूज़ करेंगे, तो ये अप्रोच भी गलत है। इसको यूज़ करने के लिए मान लो आपने कॉपी पेस्ट भी कर लिया। कॉपी पेस्ट भी अब आप एक एक बार गिन के बटन दबाएंगे कि अब मैंने एक बार तो लिख लिया है, अब मैं 999 बार गिन के वो बटन को, पेस्ट वाले बटन को दबाऊंगा, तो वो 999 बार मैं पेस्ट करूँगा, तो वो अप्रोच काफ़ी गलत हो जाती है। तो इधर हमारे यूज़ में आते हैं लूप्स। लूप्स 3 टाइप के होते हैं। अभी मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे लिखते जाइए, मैं तीनों के बारे में एक एक एग्जांपल बना के बता दूँगा। काम तीनों सेम ही करते हैं, बस थोड़ी सी उनका काम करने का तरीका अलग होता है। सबसे पहला होता है वाइल लूप, उसके बाद में सेकंड होता है फॉर लूप, उसके बाद में होता है डू वाइल लूप। तीनों में सबसे कॉमन है वाइल और फॉर लूप। डू वाइल का इतना यूज़ नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट यूज़ है। सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल होता है वाइल लूप। वाइल लूप का आप सिंटेक्स लिख लीजिए, सिंटेक्स फॉर वाइल लूप। जो मैंने 1 2 3 4 5 वाला प्रोग्राम बताया था, आपको प्रोग्राम लिखना है, उसके बाद में ये वाला ऑब्जेक्टिव लिखना है, ये 1 2 3 4 से लेके 1000 तक वाला। उसके बाद में सिंटेक्स, ये आप फ्लो चार्ट बना लेना। उसके बाद में सिंटेक्स फॉर वाइल लूप में बताया था आपको। तो इसमें आता है वाइल। वाइल एक कीवर्ड है जो सिस्टम ऑलरेडी समझता है। यहाँ पर एक कंडीशन आती है। ये कंडीशन सिमिलर होती है जो हम इफ़ में कंडीशन लिखते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू, या फिर नॉट इक्वल टू। इस टाइप की कुछ कंडीशन होती है। दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है। अगर वो ट्रू होता है तो कंट्रोल अंदर जाता है। इसमें भी बिल्कुल सिमिलर होता है। जब ट्रू होगा जब ही लूप के अंदर कंट्रोल जाएगा। यहाँ पर भी कर्ली ब्रेसेस रहते हैं। इसके अंदर जो ये कोड रहता है, ये जब भी काम करता है जब ये कंडीशन ट्रू इवैल्यूएट हो। ऐसा तो हमने इफ़ स्टेटमेंट में भी समझा था कि इफ़ में भी अगर कंडीशन ट्रू हो तो ही कर्ली ब्रेसेस के अंदर का कंटेंट या कोड चलता है। तो इसमें ऐसा होता है कि जब इसका लिखा हुआ कोड ख़त्म हो जाता है यहाँ तक, उसके बाद में इस लास्ट लाइन से कंट्रोल उठ के वापस यहाँ पर चले जाता है। वापस से कंडीशन चेक होती है और वापस से ये सारा कोड चलता है। वापस से ये उठ के यहाँ आ जाता है, वापस कंडीशन चेक होती है। और कंडीशन जब तक चेक होती जाती है जब तक कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर जो कंट्रोल है प्रोग्राम को, वो यहाँ से उठ के कर्ली ब्रेसेस के आगे चले जाएगा। आप 10-20 सेकंड पीछे चले जाइए, जो मैंने अभी बोला वो साफ साफ लिख लीजिए, एरोज़ वगैरह बना लीजिए, ऐसे 3-4 डायग्राम बना लीजिए। जैसा आपको सही लगे, जैसा आपको समझ में आए वैसा लिख लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लो कि हर बारी कंडीशन ट्रू रही तो फिर तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। तो उसके लिए कोड के एंड में या फिर कोड के बीच में ऐसी एक लाइन लिखी जाती है जिससे ये कंडीशन कभी ना कभी जाके फॉल्स हो ही जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे टेस्ट करके बताता हूँ। अभी हमारा पहले वाला ऑब्जेक्टिव कंसिडर करते हैं, 1 2 3 4 5 वाला। पहले हमने x की वैल्यू 0 सेट कर ली। अब हम वो बार बार लाइन लिखने की जगह पर लूप डाल देते हैं, वाइल x लेस देन और इक्वल टू 5। अब एक चीज़ में छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ।
x इज लेस देन और इक्वल टू 5 और x इज लेस देन 6, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। तो आप पूछेंगे सेम कैसे, तो लेस देन इक्वल टू 5 जब तक चलेगा जब तक मान लो कि 5 के कंडीशन में भी ये चल जाएगा लेकिन 6 के कंडीशन में नहीं चलेगा। ये वाला स्टेटमेंट भी 5 के केस में चल जाएगा लेकिन 6 के केस में नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है। तो ये हमने लिखा, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, जो हमारा रिपीट हो रहा था कोड हमने उसको लिखा x प्लस प्लस और फिर प्रिंट एफ %d, x। इससे होगा ये कि पहले ये सब मेन फंक्शन के अंदर चल रहा है, ये अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट प्रोग्राम लिखना जो मैं बना के रन करके बताऊंगा। कुछ लोगों को अभी प्रॉब्लम आ रही होगी, कुछ लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे होंगे, तो मेरे उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा वेट करिए। अभी आपकी वो स्टेज नहीं आई कि आप प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दें, और मैंने अभी बताया भी नहीं, सेट भी नहीं करवाया सिस्टम, तो अभी फ़िलहाल आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझनी है और कॉपी में अच्छे से इन सब चीज़ों के नोट्स बनाना है। सबसे पहले x की वैल्यू 0 सेट हो जाएगी, उसके बाद में ये कंडीशन चेक होगी, यहाँ पर 0 रखा जाएगा, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू एवेल्यूएट होगी, तो लॉजिकल यूनिट यहाँ पर 1 प्लेस कर देगा। कंट्रोल इसके अंदर जाएगा x प्लस प्लस, अब जो रैम में x की वैल्यू 0 सेट है वो 0 की जगह पर 1 सेट हो जाएगी, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। 1 सेट होने के बाद में प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट होगा 1 क्योंकि अभी x की वैल्यू 1 है। प्रिंट जैसे हो जाएगा उसके बाद में ये वापस से यहाँ पर जाएगा। अब ये जो कंडीशन 0 के लिए चेक हुई थी ये 1 के लिए चेक होगी, 1 के लिए चेक हुई तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल अंदर जाएगा, 1 की जगह पर 2 सेट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। अभी मॉनिटर पे ये मान लो ये मॉनिटर चल रहा है, यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, वापस कंडीशन गई 2 लेस देन इक्वल टू 5, सही है, अंदर जाएगा 3 हो जाएगा। जब ये कंडीशन 5 हो जाएगी तो 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो भी ये सिस्टम चल जाएगा, इससे वैल्यू 6 हो जाएगी, इससे अपने लिए 6 भी प्रिंट हो जाएगा। अगली बार जब जाएगी यहाँ पर 6 रखाएगा, 6 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ये कुछ भी नहीं चलेगा, आगे बढ़ जाएगा और हमारे पास में ये डिज़ायर्ड आउटपुट आ जाएगा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें तो 5 तक ही प्रिंट कराना, तो हम इस इक्वल टू को हटा देंगे, तो जब ये 5 के लिए चेक होने आएगा 5 इज़ लेस देन 5 तो फॉल्स हो जाएगा और कंट्रोल यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। आगे इसके हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से स्टेटमेंट होगा रिटर्न 0, जिससे कि प्रोग्राम एंड हो जाएगा और मेन फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसको हम अब रन करके देख लेंगे एक बार। ये सारे स्टेटमेंट्स बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 बार में काम हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आएगी वाइल कंडीशन, वाइल x लेस देन 5, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस एंड हो जाएंगे। इसको हम सेव कर देते हैं। आई होप आपको अभी तक जो मैंने समझाया इस सेशन में वो समझ आएगा, क्योंकि आगे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लूपिंग कंस्ट्रक्ट पूरे प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आगे के हर टॉपिक में इस चीज़ का यूज़ होने वाला है। हर लॉजिक को बिल्ड करने में लूप्स का यूज़ होने वाला है। आप चाहे आप प्राइम नंबर का लॉजिक लिखें, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक लिखें, सब में ये लॉजिक, ये वाली कॉन्सेप्ट का यूज़ होने वाला है, लूपिंग कंस्ट्रक्ट का यूज़ होने वाला है। इसको रन करके देख लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि अभी भी 1 2 3 4 5 आ चुका है। ये 1 2 3 4 5 डिज़ायर्ड आउटपुट आ चुका है हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। अब हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले, कि इस बार हमें 1 2 3 4 5 से लेके 1000 तक वैल्यू प्रिंट करानी है। सबसे पहले तो आप ये जो कोड है ये पूरा कोड लिख लीजिए, इसका आउटपुट लिख लीजिए। उसके बाद में हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें करना कुछ भी नहीं, जो हमने वाइल कंडीशन लिखी x इज़ लेस देन 5, तो 5 की जगह पर 1000 कर देंगे, इसको रन कर देंगे तो ये हमारे पार्ट में डिज़ायर्ड आउटपुट आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसको एक बार करके देख लेते हैं। कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ 5 की जगह पर 1000 रखना है। इसको सेव कर देना है, इसको सेव करके कंपाइल करके रन करना है।
ये हमारे पास में 1000 तक देखिएगा आप, ये 1000 तक सारे नंबर आ गए। 999, 998, 997, 996, 995, 994, 993, ये सारे नंबर हैं। स्टार्टिंग आपको इधर ऊपर दिख जाएगी, ये रहे 1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 17, सारे नंबर आपके सामने हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर इसको आप मैनुअली लिखने जाते तो आपको ये सब कुछ सारे दो स्टेटमेंट जो है, ये दो दो स्टेटमेंट 1000 बार लिखने पड़ते, कि मतलब कि 2000 बार टाइप करना पड़ता। इससे आप बचने के लिए कॉपी पेस्ट करते, तो कॉपी पेस्ट भी एक बार लिखते तो 999 बार कॉपी पेस्ट भी करना पड़ता। तो ये बेनिफिट रहता है लूप्स को यूज़ करने का। उसके बाद में आई होप ये अब आप आउटपुट पूरा तो नोट कर नहीं सकते, तो उससे अच्छा कि ये प्रोग्राम नोट कर लीजिए और डैश 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 करके आउटपुट भी नोट कर लीजिएगा कि 1 2 3 4 से लेके 1000 तक, जैसा मैंने यहाँ पर बोर्ड पर किया हुआ है। ऐसा लिख लीजिएगा आप आउटपुट, क्योंकि पूरा लिखने में बहुत टाइम ख़राब होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी प्रोग्राम को वर्कआउट कैसे करते हैं। वर्किंग आउट एनी प्रोग्राम। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे, किसी भी कोडिंग एग्ज़ाम में जाएंगे जो कि पेन पेपर पे होती है, तो उस पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर में प्रोग्राम्स रहते हैं और ऑप्शंस रहते हैं A B C और D। ऑप्शंस में आउटपुट लिखे रहते हैं। आपको ये प्रिडिक्ट करना होता है कि चारों में से कौन सा आउटपुट आएगा, उस पर टिक लगाना रहता है। तो ये कुछ लोगों के लिए बहुत सिंपल काम है, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है। इस पर्टिकुलर को हम अच्छे से समझते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले तो इसके दो बेसिक रूल्स होते हैं, जो कि मतलब कि ये जो दो रूल्स हैं, ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन काफ़ी इनका इम्पोर्टेंट यूज़ है इन दो रूल्स का। मैं भी बता देता हूँ आपको। दो रूल में से पहला रूल ये है, आप भले ही चाहे तो हिंदी में लिख लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे। पहला रूल ये है कि जल्दी नहीं करना है। बिल्कुल आप ये कॉपी में लिख लीजिए, पहला पॉइंट कि जल्दी नहीं करना है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि अपने आप को इंटेलिजेंट या फिर स्मार्ट नहीं समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं थोड़ी देर पहले की बात करता हूँ, मुझसे खुद से ये गलती हो गई थी। इस वाले प्रोग्राम को बिल्ड करते टाइम मैंने गलती से यहाँ पर इक्वल टू दबा दिया था, इक्वल टू बना दिया था। इक्वल टू बनाने के कारण जो है आउटपुट में 6 भी प्रिंट हो रहा था, जबकि हमारा डिज़ायर था 5 तक की प्रिंट करना, ऑब्जेक्टिव में 5 तक की प्रिंट करना था। तो ये छोटी सी गलती हो सकती है आपसे भी, कि जब आपको मान लो आपको किसी ने बोला कि 1 2 3 4 5 का ऐसा कुछ प्रोग्राम बना के बताओ, और आप जल्दीबाजी में यहाँ पर इक्वल टू रख के और उसको, फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसा प्रोग्राम दिया हुआ है और आपको चूज़ करना है आउटपुट में से, ए ऑप्शन है 1 2 3 4 5 और बी ऑप्शन है 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पर अभी इक्वल टू बना हुआ है। तो अब आप ऊपर से इस प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ तो 5 लिखा हुआ है, मतलब कि 5 तक प्रिंट होगा, तो आप ए टिक कराएंगे। लेकिन जो बंदा इस पूरे प्रोग्राम को वर्कआउट करके देखेगा, उसको ये पता रहेगा कि लास्ट में 6 भी प्रिंट होगा, वो भी टिक करके आएगा, उसका आंसर सही हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको इंटरव्यू के बाहर कर देंगे। इसके लिए ये दो रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मैं एक प्रोग्राम लेके आपको वर्कआउट करके बता देता हूँ। ये जो हम प्रोग्राम लेंगे, ये हमारा पहले वाला ही प्रोग्राम लेंगे। मैं आपको ये वापस से एडिट करके 5 कर देता हूँ। अब आप ये प्रोग्राम वापस से पूरा नोट कर लीजिए बिना आउटपुट के। ये प्रोग्राम नोट करने के बाद में रूल्स लिख लीजिए। मैं आपको स्पेसिफिक रूल्स बता देता हूँ जो कि वर्कआउट करने के लिए होते हैं। रूल्स, पहला रूल नंबर ये आप लिख लीजिए, रूल्स फॉर वर्किंग आउट एनी प्रोग्राम। सबसे पहला रूल है मेक 2 सेक्शंस, रैम एंड डिस्प्ले।
जो भी हमारा प्रोग्राम रन करेंगे, हम मेमोरी एलोकेट करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे, वो सब रैम में करेंगे। जो आउटपुट प्रिंट होगा वो सारा हम डिस्प्ले पे प्रिंट करते जाएंगे साइड में। सेकेंड, अब उसके बाद में इसके लिए आपने जो प्रोग्राम लिखा, अभी मैंने आपसे बोला था कि ये प्रोग्राम नोट कर ले। अब इस पूरे प्रोग्राम में ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये सारा 1 2 3 4 5 आप लिख लीजिए 12 तक, ऐसा का ऐसा सेम टू सेम। और एक काम कीजिएगा, इस वाले रूल को कर लीजिए रूल नंबर 0, इसके नेक्स्ट पे कर लीजिए आप रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 से जो है हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड होगी। हेडर फाइल्स इंक्लूड होने से रैम में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा वो है INT मेन, स्टार्टिंग ऑफ मेन फंक्शन। अभी आपको हर बार लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मैं अभी बताने वाला हूँ ये सब चीज़ें आपके दिमाग के अंदर आपको ऐसा पढ़ना है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, इससे हमें ये समझ आना चाहिए कि हेडर फाइल्स इंक्लूड होंगी। ये लिखा हुआ है तो इससे हमें ये समझ आना चाहिए कि स्टार्टिंग ऑफ मेन फंक्शन है। उसके बाद फोर्थ तो करली ब्रेसेस वाला होगा, फिफ्थ स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, सॉरी फोर्थ स्टेटमेंट से यहाँ स्टार्ट करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट से हमें ऐसा इसमें लिखा है INT x, तो इससे रैम में x के लिए आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, मेमोरी एलोकेट होगी। मतलब कि पर्टिकुलर 4 बाइट्स जो रहेंगे वो x के नाम कर दी जाएंगे, और जो फर्स्ट वाली बाइट का एड्रेस होगा वही x का एड्रेस भी होगा। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं स्कैनफ के टाइम और ऑपरेटर्स के टाइम, एड्रेस ऑपरेटर डिस्कस करते टाइम। ये स्टेटमेंट जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में यही स्टेटमेंट चलना चाहिए कि रैम में x के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। उसके बाद में जो आप कॉपी की दूसरी साइड में 2 सेक्शन बना लीजिए। एक होगा, मैं आपको बना के बताता हूँ, एक होगा रैम, एक होगा डिस्प्ले। अब रैम में आप एक बड़ा सा बॉक्स बना लीजिए, इस बॉक्स का नाम दे दीजिए x। ये हमने इस INT x के कारण ये बॉक्स बनेगा। सेकंड स्टेटमेंट आ जाता है x इक्वल टू 0। इस बॉक्स के अंदर आप 0 लिख लीजिए, पूरा इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी अपने आप फिल हो जाएगा। अभी आप सिर्फ साइड में 0 लिख लीजिए। उसके बाद में वाइल कंडीशन चेक होगी, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, अगर है तो फिर कंट्रोल अंदर जाएगा। फिर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से x++ से रैम की वैल्यू x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 0 काट के 1 हो जाएगा। अगले स्टेटमेंट से x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो जो भी x की वैल्यू है वो हमें यहाँ दिख जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगी। फिर यहाँ से वापस कंट्रोल यहाँ पर जाएगा। फिर अब 1 से कंपैरिजन होगा क्योंकि x की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो 1 इज़ लेस देन 5 सही है क्या, तो हाँ सही है। अब कंट्रोल अंदर जाएगा, x की वैल्यू 2 सेट हो जाएगी, तो x की वैल्यू 2 सेट हो गई। यहाँ पर फिर अगले स्टेटमेंट printf से यहाँ पर 2 प्रिंट होगा। फिर ये वापस जाएगा, 2 इज़ लेस देन 5 चेक होगा, फिर वो सही है क्योंकि 2 होता है 5 से छोटा। अंदर जाएगा, 2 की जगह पर अब वैल्यू 3 सेट हो जाएगी, अगले स्टेटमेंट से 3 प्रिंट हो जाएगा। वापस से जाएगा, 3 इज़ लेस देन 5, तो 3 इज़ लेस देन 5 भी सही है, वैल्यू 4 सेट हो जाएगी, 4 प्रिंट हो जाएगा। 4 इज़ लेस देन 5, 4 इज़ लेस देन 5 भी सही है, अंदर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। अब 5 इज़ लेस देन 5 पे जब जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अब इससे कंट्रोल आगे बढ़ जाएगा और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब जो हम यहाँ पर लिख रहे थे वो वापस, ये सब आपको करना है रफ वर्क में। अगर आपको कोई प्रोग्राम वर्कआउट करने के लिए, आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए दिया जाता है तो इससे होगा ये कि अगर अभी 6 भी प्रिंट होना होता तो वो कंडीशन ट्रू हो जाती और ये वैल्यू 6 सेट हो जाती और यहाँ पर 6 प्रिंट हो जाता। लेकिन अभी फ़िलहाल में ऐसा कोई केस नहीं है। अगर यहाँ पर कंपैरिजन के टाइम पे
5 इज़ लेस देन 5 की जगह वाइल x इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 होता तो फिर यहाँ पर 6 भी प्रिंट हो जाता। आई होप आपको ये वाली बात अच्छे से समझ आई है। उसके बाद में यहाँ पर हम फिफ्थ स्टेटमेंट से समझते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट x इक्वल टू 0, तो रैम में x की वैल्यू 0 सेट हो जाएगी। उसके बाद में मैं सिक्स्थ आगे से लिखवा देता हूँ। सिक्स्थ से x इज़ लेस देन 5 चेक किया जाएगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। एट्थ स्टेटमेंट से आप डायरेक्ट ले लीजिए, बाय एट्थ स्टेटमेंट x की वैल्यू 0 थी तो अब 1 सेट हो जाएगी। बाय नाइन्थ स्टेटमेंट है प्रिंटफ स्टेटमेंट, तो नाइन्थ स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ x विल बी प्रिंटेड। इतना थ्योरी के लिए इतना बहुत है, और समझने के लिए ये वाला जो पार्ट था, ये पार्ट मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप एटलीस्ट 3 बार देखें इसी वीडियो में रिवाइंड करके। रैम और डिस्प्ले के सेक्शन वाला पार्ट आप प्लीज़ 3 बार एटलीस्ट रिपीट करके देखें ताकि आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है कि मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे लूप में। लूप के अंदर और लूप होंगे, उनको नेस्टेड लूप बोलते हैं। हम सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स होंगे जिसमें कि 3 लेवल के लूप्स हो सकते हैं, मतलब कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, उस लूप के अंदर तीसरा लूप, ऐसे कुछ लॉजिक हो सकते हैं। उसके बाद में कुछ लूप ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके अंदर कुछ इफ़ कंडीशन हो, कुछ पर्टिकुलर इफ़ कंडीशन के अंदर कुछ लूप हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब जो 3 टाइप के लूप्स थे, ये मैंने आपको बताया थे, 3 टाइप के लूप्स बताए थे, वाइल, फॉर और डू वाइल। तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं तीनों लूप्स सिर्फ एक ही लेक्चर में डिस्कस कर पाऊँ। इसके लिए कम से कम मैं पर्टिकुलर नंबर डिसाइडेड तो नहीं बता सकता, लेकिन मल्टीपल लेक्चर्स लग जाएंगे लूप्स को डिस्कस करने में अच्छे से। उसके बाद में अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल किसी ने ऐसा लिखा वाइल x इज़ लेस देन 5, यहाँ पर उसने लिखा प्रिंटफ %d, x, यहाँ पर लिख दिया x प्लस प्लस। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 0 थी, तो अब ये स्टेटमेंट चलेगा, ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, यहाँ पर जाएगा, अब 0 प्रिंट होगा, 1 सेट हो जाएगी, ये 1 होगा, 1 2 3 4 और ये 5। इससे होगा कुछ भी नहीं, सिर्फ 0 भी प्रिंट हो जाएगा। ऊपर नीचे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में अब एक कंडीशन डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को ही कंटिन्यू करते हैं, x इक्वल टू 0 वाइल x लेस देन 5, और उसके बाद में प्रिंटफ अब इसमें हमने x प्लस प्लस वाला स्टेटमेंट लिखा ही नहीं, तो अब इससे होगा क्या, ये हम वर्कआउट करके देखते हैं। ये रैम है, रैम में x के लिए पहले मेमोरी एलोकेट हुई होगी, x नाम से x की वैल्यू 0 सेट हो गई। 0 इज़ लेस देन 5 सही है क्या, तो हाँ सही है। प्रिंटफ में जाएगा और जो डिस्प्ले है नीचे हमारा, डिस्प्ले में 0 प्रिंट हो जाएगा। वापस वैल्यू जाएगी, वापस 0 इज़ लेस देन 5, वापस 0 प्रिंट हो जाएगा। वापस चेक होगी कंडीशन, वापस 0 प्रिंट हो जाएगा। वापस चेक होगी, वापस 0 प्रिंट हो जाएगा। तो ये 0 तो प्रिंट होते जाएगा, ये प्रिंट इनफाइनाइट टाइम्स होगा। इस टाइप के लूप को इनफाइनाइट लूप भी बोलते हैं। इस टाइप के लूप को इनफाइनाइट लूप भी बोलते हैं। इनफाइनाइट लूप के 2 तरीके होते हैं, या तो आप x प्लस प्लस वाला स्टेटमेंट ना लिखो, या फिर एक दूसरा तरीका होता है, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले इस प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं। इसी प्रोग्राम में से हम सिर्फ x प्लस प्लस वाला स्टेटमेंट हटा देते हैं। अब होना ये चाहिए कि ये वाली जो प्रोग्राम है ये इनफाइनाइट टाइम 0 प्रिंट करना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं एक बार। कंपाइल, अब एक बात और, इससे कंपाइलर एरर नहीं आएगा,
क्योंकि हम कोई भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल नहीं तोड़ रहे हैं। इनफाइनाइट लूप सी प्रोग्रामिंग में अलाउड रहते हैं, उनका एक स्पेसिफिक रीज़न होता है और एक स्पेसिफिक यूज़ होता है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जब मेन्यू दिखाना होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर्टिकुलर एक टाइप का मेन्यू है। ये मेन्यू जब तक रहेगा यहाँ पर, जब तक कि मैं किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर देता, तो ये जब तक आपके सामने है, जब तक एक इनफाइनाइट लूप चल रहा है। जब तक ये सब कुछ आपके सामने है, इन सबको दिखाने के लिए एक इनफाइनाइट लूप काम कर रहा है। जैसे ही आप किसी एक चीज़ पे क्लिक करेंगे, तो उस चीज़ पे क्लिक करने से ही उससे एसोसिएटेड एक इफ़ कंडीशन होती है, और उस इफ़ कंडीशन के अंदर का प्रोग्राम जब चलता है, वो जो काम करता है, वो पर्टिकुलर काम वो होता है जो हम इस ऑप्शन को, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोज विंडो है, इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इससे एसोसिएटेड एक इफ़ कंडीशन होगी। उस इफ़ कंडीशन के अंदर विंडो को क्लोज करने का कोड होगा। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये पर्टिकुलर कुछ यूज़ होता है इनफाइनाइट लूप्स का। मैं आपको आने वाले 2 या 3 लेक्चर में एप्लीकेशन बनवाऊंगा एक, उस एप्लीकेशन को डेवलप करते टाइम हमें इनफाइनाइट लूप की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही इसको मैं एंटर दबाऊंगा तो इनफाइनाइट टाइम 0 प्रिंट हो जाना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि इनफाइनाइट टाइम 0 प्रिंट हो रहा है और होते जा रहा है, ये कभी रुकेंगे ही नहीं। आप चाहें तो जब आपका मैं सेटअप करवा दूंगा सिस्टम, तो आप ऐसे कुछ प्रोग्राम बना के देख सकते हैं। 0 की जगह पर हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके लिए अब हमें टर्मिनल को क्लोज़ करना पड़ेगा। आप भी अगर कमांड प्रॉम्प्ट में ऐसा कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो आपको क्लोज़ करना पड़ेगा। लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कमांड प्रॉम्प्ट रहता है, उसमें जब ऐसा कुछ इनफाइनाइट लूप का ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जब हमें प्रोग्राम को रोकना हो, तो उसके लिए एक शॉर्टकट होता है, वो होता है Windows+C। Windows+C को आप साथ में दबाएंगे तो उससे ये प्रोग्राम वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अब मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मुझे इस पर्टिकुलर टर्मिनल को हटाना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा इस प्रोसेस को। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, अब मैंने ये जो दूसरे तरीके की बात करी थी थोड़ी देर पहले, वाइल x<5। अब मान लो कि हमें यहाँ पर x++ भी सब कुछ लिखा है, यहाँ पर printf भी लिखा है, %d, x की वैल्यू 0 सेट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इफ़ में जो हम कंडीशन लिखते हैं, ये कंडीशन जाती है लॉजिक यूनिट के पास में। लॉजिक यूनिट इस कंडीशन को इवेलुएट करके या तो 0 या फिर 1 रिटर्न करता है। 1 जब रिटर्न करता है जब कंडीशन ट्रू हो। हमने ये भी टेस्ट किया था कि अगर हम इफ़ 1 लिख दें तो हमेशा इफ़ के अंदर जो कंटेंट है वो वर्क करेगा। तो अगर अब हम इस x<5 की जगह पर, <5 की जगह पर 1 लिख दें, तो भी ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन हर बार ट्रू होगी। हर बार ट्रू होगी तो ये कंटेंट हर बार चलेगा, और इससे इफेक्ट ये होगा कि अब जो 000 प्रिंट हो रहा था, अब 000 की जगह 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट नंबर्स प्रिंट होते जाएंगे। इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं। करना कुछ भी नहीं है, इसमें हमें वापस से x++ वाला स्टेटमेंट जोड़ना है, और वाइल की जगह पर हम 1 लिख देंगे। इससे इनडायरेक्टली मैंने आपको ये भी प्रूफ करके बता दिया कि लॉजिक यूनिट से जो आंसर आता है वो पहले उस जगह पर रखा जाता है, उसके बाद में उस कोड को रन किया जाता है। ये प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। अब होना ये चाहिए आइडियली कि 0 से लेके इनफाइनाइट नंबर तक नंबर्स प्रिंट हो जाना चाहिए। तो आप देख लीजिए इनफाइनाइट नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, और ये जब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि मैं प्रोग्राम को स्टॉप नहीं कर देता। आई होप आपको ये इनफाइनाइट लूप वाला लॉजिक समझ में आया हो। अगर नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम फ्यूचर में इसका यूज़ करने वाले हैं और मैं आपको बहुत अच्छे से इसका यूज़ बताऊंगा। आई होप आपको ये वाइल लूप प्रोग्राम को वर्कआउट करना समझ आया होगा। लूप कब फाइनाइट होता है, कब इनफाइनाइट होता है, ये समझ आया होगा।
मैं आपको बिल्कुल डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा। फाइनाइट लूप वो लूप होता है जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है, इनफाइनाइट लूप वो लूप होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। ये बिल्कुल फाइनाइट और इनफाइनाइट की ही बेसिक डेफिनेशन है। नेक्स्ट सेशन में हम फॉर लूप और डू वाइल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे से डीप में डिस्कस करेंगे कि वाइल में और फॉर में और डू वाइल में अंतर क्या होता है। तीनों के सिंटेक्स कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट सेशन में। उसके नेक्स्ट सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट लॉजिक्स डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट लॉजिक्स में हम एक प्राइम नंबर का लॉजिक डिस्कस करेंगे, मतलब कि यूज़र से इनपुट लेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। उसके बाद में एक कुछ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। इन दो इम्पोर्टेंट लॉजिक्स में जो प्राइम नंबर है उससे आपको काफ़ी नंबर सिस्टम की इंसाइट मिल जाएगी कि नंबर सिस्टम को कैसे यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग में। और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लॉजिक में बहुत सारे छोटे छोटे लॉजिक लगते हैं, हम वो सारे लॉजिक्स पहले डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल एक डिजिट काउंट का लॉजिक लगता है कि यूज़र ने जितने जो भी नंबर एंटर किया उसमें कितने डिजिट्स हैं। 123 में 3 डिजिट्स होते हैं, 4040 में 4 डिजिट्स होते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 और ये 4। उसके बाद में एक वो जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन का भी लॉजिक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में होता है। और ये सारे लॉजिक्स लूप से ही चलते हैं। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे देखना, तो नेक्स्ट सेशन को देखने से पहले इस वाले सेशन की प्लेबैक स्पीड को डबल करके एक बार में इसको रिवाइज कर लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।